ये जो डिस्कशन है ना मेरे दोस्तों, ये डिस्कशन अभी आ रहा है आपका टॉपिक नंबर 19, 20, 21 एंड 22। तो एस 26 उसका ही एक पार्ट है, करेक्ट है। एस 26 उसका ही एक पार्ट है। मैं एस 26 ले लो, फिर इंडेस 113 ले लो, इंडेस 113 ले लो, फिर इंडेस 102 ले लो, इंडेस 32 ले लो, इंडेस 33 ले लो। तो ये सब उसी के डिस्कशन का एक पार्ट है। तो मैं अभी जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो आपके साथ एस 26 पे डिस्कशन कर रहा हूँ, विच इज ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। किस पे है आपका? इंटेंजिबल एसेट्स पे। मेक श्योर कर लूँ मैंने रिकॉर्डिंग किया, स्टार्ट किया कि नहीं किया। ठीक, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ब्रेक चाहिए कि कंटिन्यू करें? ब्रेक चाहिए, कंटिन्यू करें? साक्षी बोलिए 2 मिनट का ब्रेक दे दो। ले लो ना, क्या दिक्कत है, बातचीत करते हैं। डिस्कशन करते हैं। ओके, मेरे हिसाब से ना एक हाफ एन आवर चाहिए, हाफ एन आवर कंप्लीट हो जाएगा पूरा डिस्कशन। और कल मैं डिस्कशन करूंगा इंडेस 113 पे, इंडेस 102 पे, इंडेस 32 पे, तीनों पे डिस्कशन कर लूंगा आपका। तो तीनों के डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या इन बिटवीन के जो इंडेस ईएस है ना, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे आपके। हाँ हाँ, उसी में आ जाएगा। रेडमी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसी में आ जाएगा, वो सब उसी में कवर हो जाएगा। 19, 20, 21, 22 उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, उसमें बहुत सारा आपका एफएम का बहुत सारा जो पार्ट है वो सब उसमें कवर हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा आपको कोई टॉपिक में स्पेसिफिक डाउट ऐसा लगे कि ये टॉपिक पढ़ाओ सर? अभी हम पढ़ते रहेंगे, अभी हम मिलते ही रहेंगे, हर दिन मिलेंगे, विल मीट। तो विल डू समथिंग इन समथिंग, हम कुछ ना कुछ करेंगे, 100% कुछ ना कुछ करेंगे और पूरा कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे उसको। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जहां पे आपको डाउट है, आपको लग रहा है सर ये कवर करा दीजिए? अरे कुछ बोलो तो सही दोस्तों। हाँ हाँ, साक्षी जस्ट एकदम बी रिलैक्स्ड। अभी फिलहाल सीए में कंप्लीट करता हूँ, पूरा एफएम का रिवीजन ले लूंगा। और मुझे लग रहा है एफएम टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको आता ही होगा, काफी डिटेल में हो चुका है। लेकिन क्या ये सीए में थोड़ा हैपेजर्ड है ना, तो एक बार सीए में पूरा एकदम अच्छी तरह से करा दो ना, तो मेरा टेंशन भी दूर हो जाएगा एक बार, ठीक है ना। एफएम में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। एग्जैक्टली कौन से चैप्टर में है सर ये एस 32? ये वैल्यूएशन में ही आता है दर्शन। मुझे लग रहा है ये होगा, आपको बता दो कहाँ पर है ये। आ जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये इसमें आ रहा है, टॉपिक नंबर 19 में आ रहा है, पेज नंबर 536। टॉपिक नंबर 19 में आ रहा है, पेज नंबर 536। और अभी जो एज 26 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ ना, ये डिस्कशन आपका आने वाला है, इसमें आएगा, दैट विल बी ऑन पेज नंबर 555। पेज नंबर 555 अभी जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, दैट विल बी ऑन पेज नंबर 555, उस पर आएगा ऐसा। एज 26 का डिस्कशन पेज नंबर 555 पे है, मीनिंग ऑफ गुडविल ये सब लिखा हुआ है उसमें ऐसा। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, व्हाट आई मीन टू से।
अनरियलाइज प्रॉफिट का वो कॉन्सेप्ट प्रॉफिट फाइंड करने का कंसोलिडेशन में, जो कि रेड भी मैंने उसका रिवीजन ले लिया है कंसोलिडेशन का, लेकिन अगर कोई डाउट है तो हम लोग देखेंगे बेटा उसको वापस एक बार, ठीक है। मैंने वो अनरियलाइज वाला तो मैंने ले लिया था बेटा रिवीजन में, ऐसा था। पूरा मैंने कंसोलिडेशन पूरा करा दिया, इवन तो आपके स्टडी मेट के जितने अनसॉल्व क्वेश्चन है ना सारे करा दिए मैंने आपको, और मैंने आपको बोला था कि सॉल्व क्वेश्चन एक बार देख लेना, उसको मिस मत करना उसको, ठीक है ना। बट हम वापस देख लेंगे, अगर तुझे कोई डाउट है तो विल सी इट अगेन, ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट्स, लिसन मी केयरफुली। इंटेंजिबल एसेट्स की जब हम बात करते हैं तो AS26 बेसिकली स्पीक्स अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स। अब अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं सीए इंटरमीडिएट लेवल पे जब पढ़ाता हूं तो वहां पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो आपके डिस्कशन में और उनके डिस्कशन में बहुत डिफरेंस आएगा। आपका डिस्कशन थोड़ा मैं कर्टेल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अननेसेसरी चीजों को इतना डिटेल में लेके जाऊं और दिमाग खराब करूं आपका, और आप भी टेंशन में आ जाओगे, क्या इतना इतना पढ़ना पड़ेगा क्या। तो ठीक ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर टर्म्स पे जितना जितना मुझे डिस्कशन करना है उसके एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। और उस तरह से आगे बढ़ेंगे। एज पर AS26 इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन है कि इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट, वो एक एसेट है। वो क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट, वो एक एसेट है। नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल एसेट है। कौन सी एसेट है? नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल एसेट है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग सेल, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस है, या तो प्रोडक्शन के लिए काम में आता है या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए काम में आता है। ये डेफिनेशन किसने देके रखी है? ये दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अगर एक एसेट ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल करती है, ये कंडीशन के अलावा और दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन अगर जब फुलफिल होती है, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होती है, तब जाके एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उस एसेट को हम इंटेंजिबल एसेट कह सकते हैं। बचपन में स्कूल में 11th-12th में जो टीचर ने सिखाया होगा वो आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल का डिफरेंस बताया होगा। जिसको टच कर सकते हैं उसे टेंजिबल कहते हैं, जिसको फील कर सकते हैं उसे टेंजिबल कहते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? इंटेंजिबल कहते हैं। उसने गलत नहीं सिखाया था, उसने गलत नहीं सिखाया था, ये बराबर था उस टाइम पे, उस लेवल के अकॉर्डिंग बातों को समझने के लिए इट वॉज वेरी करेक्ट। लेकिन आज हम समझने जा रहे हैं, AS26 को समझने जा रहे हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि AS26 के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट, ये एक एसेट है, नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल है। अब मैं कहूं, याद रख लो, नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग सेल। मैं जब सीए इंटरमीडिएट में डिस्कशन करता हूं ना, तो मैं हर एक वर्ड पे डिस्कशन करता हूं, ये नॉन मॉनेटरी क्या है, आइडेंटिफाइबल क्या है, हर वर्ड को तोड़ तोड़ के डिस्कशन करता हूं। लेकिन मेरे बच्चों, कोई मतलब नहीं बनेगा अभी हमें ऐसी खतरनाक डिटेल में जाने से, कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि सब, और इतना ही नहीं, मैं सिर्फ नॉन मॉनेटरी समझाने के लिए पूरा एक लेक्चर खा जाता हूँ और उसमें फिर अलग अलग एग्जाम्पल लेके नॉन मॉनेटरी समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनको इतना डिटेल है, उनको सेपरेट 30 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, तो उनको बहुत डिटेल जाना पड़ता है, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ते हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कह देता हूं कि नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल को आप क्या मानोगे? इट्स कैपेबल ऑफ बीइंग सेल, मतलब ये एसेट होना चाहिए, ये कैपेबल ऑफ बीइंग सेल होना चाहिए, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। ये देखो ना, ये मार्कर है, ये स्टाइलस है, इसका एक फिजिकल सब्सटेंस है, तो ये टेंजिबल हो गया। इसका एक फिजिकल सब्सटेंस है, तो ये क्या बन गया? एक टेंजिबल बन गया। लेकिन इंटेंजिबल उसे कहते हैं एज पर AS26 जो एसेट है, जो कैपेबल ऑफ बीइंग सेल है, जिसको हम सेल कर सकते हैं, मार्केट में बिकने के लायक है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, और हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस है, या तो प्रोडक्शन में काम में आता है, यूज के लिए है, यूज के लिए, या तो प्रोडक्शन में काम में आता है, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए काम में आता है। ये कंडीशन के साथ साथ अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, तब जाके एक एसेट को एज पर AS26 हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। सर दूसरी दो कंडीशन क्या है? उसकी कॉस्ट को हम मेजर कर सकते हैं रिलायबली। अगर उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं, उसके फ्यूचर बेनिफिट्स
उसके फ्यूचर बेनिफिट शुड फ्लो टू एंटिटी। उसमें से जो फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो कमाएंगे, वो एंटिटी के पास आना चाहिए। फ्यूचर बेनिफिट्स का मतलब क्या? उससे जो कमाएंगे फ्यूचर में, वो एंटिटी के पास आना चाहिए, बिजनेस के पास आना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन एक साथ फुलफिल होती हैं, तब जाके हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एसेट क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। अभी तो मैंने एग्जांपल नहीं लिया, सिर्फ समझ में नहीं आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, आपको पता है, आपने 11th-12th में सीएस फाउंडेशन में गुडविल पढ़ा होगा, तो बताओ क्या सीखा था आपने? गुडविल क्या है? गुडविल कौन सी एसेट है? गुडविल टेंजिबल फिक्स एसेट्स है कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है? गुडविल कौन सी फिक्स एसेट्स है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स है कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है? गुडविल कौन सी फिक्स एसेट्स है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स है कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है? हाँ, सबने कहा, सबने क्या, दो ही जन ने कहा इंटेंजिबल, बाकी तो सब नलायक है, कुछ बोलते ही नहीं है। मैं अकेला अकेला बकवास कर रहा हूँ। अरे भाई कुछ बोलोगे दोस्तों। हाँ, ये इंटेंजिबल है। आरती ने कहा ये इंटेंजिबल है, ओके। अब सुनना, क्या लैंड एंड बिल्डिंग, क्या AS26 की कैटेगरी में आएगा? चेक कर लेते हैं। क्या लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है? हाँ सर एसेट है। क्या कैपेबल ऑफ बीइंग सेल है? हाँ सर ये कैपेबल ऑफ बीइंग सेल है। लेकिन क्या विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है? नहीं, उसका तो एक फिजिकल सब्सटेंस है। तो as per AS26, land and building is not an intangible asset. You agreed with this? हाँ सर agreed है। स्टॉक ऑफ सॉफ्टवेयर इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स। अगर कोई सॉफ्टवेयर का स्टॉक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, इन्फोसिस क्या एक आईटी कंपनी है? क्या विप्रो एक आईटी कंपनी है? अगर इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है, विप्रो एक आईटी कंपनी है, मेरे दोस्तों सुनो, अगर ये आईटी कंपनी है तो उनका तो काम ही है कि दूसरी मतलब वो अलग अलग कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करती है। तो आपको नहीं लगता ईयर एंड में उनके पास जो स्टॉक होगा वो सॉफ्टवेयर का स्टॉक होगा? और बताओ, स्टॉक हेल्ड फॉर यूज होता है कि हेल्ड फॉर सेल होता है? स्टॉक जो है वो हेल्ड फॉर यूज होता है। मान के चलो मेरी मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल की शॉप में ईयर एंड में क्या मोबाइल का स्टॉक होगा कि नहीं होगा? तो स्टॉक क्या होता है? हेल्ड फॉर यूज होता है कि हेल्ड फॉर सेल होता है? मैंने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आंसर करना पड़ेगा। ये हेल्ड फॉर यूज होता है कि हेल्ड फॉर सेल होता है? हेल्ड फॉर सेल होता है। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, डेफिनेशन क्या कहती है, इनटेंजिबल एसेट क्या होनी चाहिए? यानी इनटेंजिबल एसेट क्या है? एसेट है कैपेबल ऑफ बीइंग सेल होनी चाहिए, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, और हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए दोस्तों। हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए, नहीं कि हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए। हेल्ड फॉर क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। तो स्टॉक ऑफ सॉफ्टवेयर क्यों एज पर AS26 इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है? क्योंकि वो हेल्ड फॉर यूज, वो हेल्ड फॉर यूज नहीं है, वो हेल्ड फॉर क्या है? सेल है। इसीलिए एज पर AS26 स्टॉक ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल की कैटेगरी में नहीं आता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो हाँ बोलोगे बेटा। तो सर आप बता सकते हो एग्जांपल लेके कि ऐसी कौन सी इंटेंजिबल एसेट होती हैं? जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। सर प्रोडक्शन प्रोसेस इंटेंजिबल एसेट कैसे हुआ? सुनो मेरी बात को ध्यान से। आजकल है ना फैशन हो गई है, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट्स हमारी इंडिया में मिलती है, और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर भी होती है। आपने स्नीकर्स खाते होंगे, आप स्नीकर्स बार, वो स्नीकर्स बार जो खाते हैं बेसिकली, ये स्नीकर्स रिसेंटली पिछले 5-6 साल में पॉपुलर हुई है। मतलब पहले अगर बात करूं 10 साल पहले, तो स्नीकर्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं था। लेकिन स्नीकर्स बेसिकली यूएस बेस्ड चॉकलेट है, ये यूएस बेस्ड चॉकलेट है। तो अब मुझे बताओ, जब स्नीकर्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया तो किसी ने स्नीकर्स कंपनी को अप्रोच किया होगा और उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस का फॉर्मूला जो था वो लिया होगा। तो बताओ प्रोडक्शन प्रोसेस, देखो अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, देखते हैं। क्या प्रोडक्शन प्रोसेस, एक फॉर्मूला है, एक पीस ऑफ पेपर पे उसको किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे उसका एक फॉर्मूला लिख के पीस ऑफ पेपर पे लिख के भिजवा दिया। तो बताओ पीस ऑफ पेपर पे लिख के भिजवा दिया, तो क्या ये प्रोडक्शन प्रोसेस क्या इंटेंजिबल? अब देखो पीस ऑफ पेपर को मत बोलना कि पीस ऑफ पेपर टेंजिबल है। पीस ऑफ पेपर तो एक स्टोरेज मीडिया है। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या? कुछ फॉर्मूला कि आपको क्या क्या प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करनी होगी, कितना चॉकलेट पाउडर चाहिए, कितनी शुगर चाहिए, ये सब एक प्रोडक्शन प्रोसेस एक पेपर पे लिख के भिजवा दिया। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस एज पर AS26 देखो इंटेंजिबल एसेट है। देखते हैं क्या ये एक एसेट है? हाँ एक एसेट है। क्या कैपेबल ऑफ बीइंग सेल है? हाँ ये कैपेबल ऑफ बीइंग सेल। कैपेबल ऑफ बीइंग क्या है? सेल है। कैपेबल ऑफ बीइंग क्या है? ये सेल है।
हाँ, ये कैपेबल ऑफ बीइंग सेल है, यहां से बराबर से लिख देता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग क्या है, ये सेल है। हाँ है। क्या ये प्रोडक्शन प्रोसेस का फॉर्मूला बिकता है? हाँ बिकता है। क्या ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है? हाँ ये विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है ना। वो जो पीस ऑफ पेपर पे लिखा, किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर वो पीस ऑफ पेपर पे लिख दिया, और पेपर तो टेंजिबल है ना, उसको तो हम टच कर सकते हैं, उसका तो सब्सटेंस है भाई। वो पीस ऑफ पेपर तो उस फॉर्मूला को स्टोर करने का एक स्टोरेज मीडियम है, करेक्ट है। तो इसीलिए वो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हुआ। बताओ क्या हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस है? क्या उससे प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है? हाँ उसी से तो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। तो मुझे बताओ क्या ये डेफिनेशन की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ हो रही है। प्लस दूसरा दूसरा क्या उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, वो प्रोडक्शन प्रोसेस का फॉर्मूला खरीदा होगा तो कुछ पैसा देके खरीदा होगा ना, तो उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। वो उसकी कॉस्ट बन जाती है। मान के चलो मैं नहीं खरीदा, तो मैंने कुछ पैसा दिया होगा ना, उसकी कॉस्ट दी होगी, तो उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। और उसी से क्या फ्यूचर बेनिफिट शुड फ्लो टू एंटिटी होगा, उसी से क्या हम फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में कमाएंगे क्या? कमाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या एंटिटी को मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। तो बताओ क्या सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती है फॉर एनी एसेट टू बी एन इंटेंजिबल एसेट, देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है फॉर एनी एसेट, फॉर एनी एसेट टू बी एन इंटेंजिबल एसेट, कोई भी एसेट को अगर इंटेंजिबल एसेट मानना है तो ये सिचुएशन को तो हम किसी भी एसेट को इंटेंजिबल एसेट्स कब कह सकते हैं? when all of the following conditions are satisfied, जितनी भी कंडीशंस ऊपर बताई गई, अगर सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि वो एसेट कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। अगर आपको समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, मैं वापस समझा दूंगा। फटाफट बोलो, समझ में आया तो हाँ बोलना, नहीं समझ में आया तो ना बोलना, धनाधन। हाँ सर समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वेरी गुड। अब मुझे बताओगे इरेज हो गया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या हमें डेफिनेशन याद रखनी होगी? बेटा कुछ बात रट्टा मत मारना, कोई बात रट्टा मत मारना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। आपको एमसीक्यूज आने वाला है तो नो नीड टू रट्टोफाई कुछ नहीं करना है बेटा, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा पढ़ लेना एक दो बार तो अपने आप याद रह जाएगा। नेक्स्ट, इफ गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड देन, अच्छा देखो गुडविल दो टाइप की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, दूसरी परचेज गुडविल होती है। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब क्या? बेटा अपने पुणे में है ना, भंडारकर रोड पे एक हार्ट सर्जन है, मैं उनका नाम भूल गया, किसी को पता है क्या दर्शन? अपने पुणे में मुझे एग्जैक्टली नाम अभी तक याद था, याद क्यों नहीं आ रहा है। एक हार्ट सर्जन है, मुझे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो इंडिया के बड़े हार्ट सर्जन है, 18-18 घंटे खड़े रह के सर्जरी करते हैं, 18-18 आवर्स वो खड़े रह के सर्जरी करते हैं। और एक सर्जरी नहीं करते, कंटिन्यूस सर्जरी करते हैं। अगर उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको 25-25-30 दिन की वेटिंग लिस्ट के बाद उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है। तो अब मुझे बताओ क्या उन्होंने अपनी मेहनत से क्या अपनी गुडविल जनरेट की है? तो इसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। और ये एज पर AS26 इंटेंजिबल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो हम कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1 वो क्या होना चाहिए, बोलो फटाफट, आप लोग बोलोगे धनाधन, अब डांट खाओगे नहीं बोलोगे तो। क्या होना चाहिए? नंबर 1 एसेट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? कैपेबल ऑफ बीइंग सेल होना चाहिए। वो एसेट तो है, कैपेबल ऑफ बीइंग सेल भी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस भी है, हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस भी है। उसी से वो क्या कर रहे हैं, अब वो उन्होंने जो गुडविल क्रिएट की है उसी से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हेल्ड फॉर यूज भी है बिजनेस में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हैं, उस वजह से वो इंटेंजिबल हम बोलते हैं, वो बात बराबर है। हम बोलते थे गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लेकिन AS26 ने उस पे थोड़ा और डिटेल में जाता है। और AS26 क्या कहता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, वो AS26 तो मना करता है, AS26 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है।
आपने 11-12 में जो भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे इतना डिटेल में नहीं जाते थे ना, गुडविल को सेल्फ जनरेटेड क्या होती है, परचेज गुडविल क्या होती है। हम तो सिर्फ बस गुडविल समझते थे, गुडविल क्या होता है, और बोल दिया इंटेंजिबल एसेट्स है। लेकिन AS26 क्या कहता है कि सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। रिकॉग्निशन के साथ साथ ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल, एक साथ सारी कंडीशन फुलफिल होगी साइमल्टेनियसली, तभी जाके हम क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर एसेट को इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। बट एज पर AS26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल, समझ में आया ना सेल्फ जनरेटेड क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता नहीं है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। लेकिन अगर यही परचेज गुडविल है, कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। अगर यही परचेज गुडविल है तो परचेज गुडविल की कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। सब एग्जांपल लेके समझाओ बेटा, बहुत सिंपल सी बात होती है। मान के चलो कि पार्ले जी अपना बिजनेस बेच रहा है, करेक्ट है? पार्ले जी की टेंजिबल फिक्स एसेट्स की जो वैल्यूएशन आ रही है वो 200 करोड़ आ रही है, करेक्ट? अब 200 करोड़ आ रही है उसकी वैल्यूएशन, और पार्ले जी के बिजनेस को रिलायंस से खरीद लिया और 1000 करोड़ में खरीदा। कितने में खरीदा? 1000 करोड़ में खरीदा। तो मुझे बताओ, क्या उसने मतलब 200 करोड़ की टेंजिबल एसेट्स का 1000 करोड़ दिया? तो क्या उसने 800 करोड़ ज्यादा दिया? तो उसने 800 करोड़ जो ज्यादा दिया ना, वो किस बात का ज्यादा दिया? गुडविल का दिया। तो अब मुझे बताओ, जब रिलायंस अपनी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करेगा ना, तो क्या रिकॉग्नाइज करेगा पता है क्या? गुडविल 800 करोड़, और बाकी की टेंजिबल फिक्स एसेट्स कितनी? 200 करोड़ की। इस तरह से रिकॉग्नाइज करेगा। मैं बोला, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यहाँ पे ये तो ये जो गुडविल है ना, ये परचेज गुडविल है। कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल है। और परचेज गुडविल की कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई, उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। तो परचेज गुडविल एज पर AS26 इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है। ये ध्यान रखना। हो सकता है कि इस पे क्वेश्चंस आ जाए कि गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, तो उसकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकते। अगर उसकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकते तो एज पर AS26 इट इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स। अगर गुडविल परचेज है तो उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं, तो एज पर AS26 वो इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है। और एग्जांपल्स अगर आपको लेने तो ERP सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है। तो बता, आपको पता है कि बहुत बार है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस, जैसे कि रिलायंस जो है, रिलायंस कंपनी पता है मैनेज करने के लिए रिलायंस कंपनी का ERP सॉफ्टवेयर होता है। बेटा ERP सॉफ्टवेयर बहुत एक्सपेंसिव आता है, बड़ी बड़ी कंपनी इसको अफोर्ड कर सकती है। तो बेटा ERP सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली एक वेबसाइट बनाई, यूनिक एकेडमी ने, अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो वेबसाइट बनाई। तो वेबसाइट भी क्या है कि इंटेंजिबल एसेट्स है। देखो सारी कंडीशंस फुलफिल होगी, उसकी कॉस्ट भी मेजर होगी, उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होने वाली है। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस, यहाँ पे एक और आप एसेट ऐड कर सकते हो। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो समझ में आएगा आपको। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी कौन सी एक एसेट है? ये प्रोडक्शन प्रोसेस भी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। कौन सी एसेट्स बेटा? ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है। अग्रीड ना? ओके, बोल रहे वीडियो म्यूट कर दो, आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, वीडियो म्यूट कर देता हूँ। ओके, पहले बताओ ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई बेटा आपको? यहाँ पे ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो पहले हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो डाउट पूछोगे। सारे बच्चे आंसर करें यार दोस्तों, बच्चे तो भाग गए आधे तो। ये अब सब लोग भागने वाले हो ना, तो मुझे बोल के भागना, अगर पता चला कि मैं अकेला अकेला बोल रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं होगा भाई। हाँ, ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। हाँ, ऐसा ना हो चला कि मैं मेरे धुनकी में बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, और पता चला एंड में कोई है ही नहीं, और पता चला पार्टिसिपेंट ओनली 1 है, और 1 में पता चला मैं खुद अकेला हूँ। हाँ, साक्षी बोले नहीं भागने वाले हैं सर। हाँ, ओके। हाँ, नहीं भागने वाले तो बोल देना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब बताओ। तो ये बात यहाँ पे समझ में आ गई आपको। अब ये सिर्फ ध्यान रख लेना, इसलिए नाम को याद रख लेना। ये याद रखना, ये दोस्तों बहुत जरूरी है, ये याद रखना ही पड़ेगा। अप्रोचेस ऑफ वैल्यू इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को वैल्यू करने के 3 अप्रोच है। एक तो कॉस्ट अप्रोच है, दूसरा मार्केट वैल्यू अप्रोच है, और तीसरा इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच है। आगे जो मैं डिस्कशन करूंगा ना, उससे ये तीनों अप्रोच का अंदाजा आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों तो याद रखना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा। यू गॉट टू रिमेंबर मींस यू गॉट टू रिमेंबर, यू हैव नो चॉइस। अग्रीड? मतलब ये याद रखना पड़ेगा कि अप्रोच ऐसे, एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो इंटेंजिबल को वैल्यू करने के लिए देयर आर 3 अप्रोचेस।
नंबर 1 कॉस्ट अप्रोच, नंबर 2 मार्केट वैल्यू अप्रोच एंड नंबर 3 इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच। ध्यान से सुनोगे, अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं। सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स which are generated by entity shall not be recognized as an asset since its cost cannot be measured reliably। ध्यान ये याद रखोगे, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स which are generated by entity, मतलब जो एंटिटी जनरेट करती है, खुद जनरेट करती है, shall not be recognized as an asset, intangible asset लिखना चाहिए था, shall not be recognized as an intangible assets since its cost cannot be measured reliably। उसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर नहीं, सारी कंडीशंस फुलफिल करती है लेकिन एक कॉस्ट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करती है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ जाती है, सेल्फ जनरेटेड ब्रांड आ जाती है, सेल्फ जनरेटेड मस्टर्ड्स आ जाते हैं। मस्टर्ड्स मतलब क्या होता है, टाइटल ऑफ न्यूज़पेपर्स, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, बराबर है, तो इकोनॉमिक टाइम्स का जो टाइटल है ना, उसे कहते हैं मस्टर्ड्स। तो ये सब सेल्फ जनरेटेड है, ये सब क्या है, सब कॉपीराइट है, ये भी क्या है, सब सेल्फ जनरेटेड है। तो इन सबको AS26 इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो उसका एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि उनकी कॉस्ट को हम मेजर तो कर सकते हैं लेकिन रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। मेजर करना और रिलायबली मेजर करने में बहुत डिफरेंस होता है बेटा। मेजर तो कर सकते हैं लेकिन उसको रिलायबली मेजर न करने की वजह से ऐसी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को हम एज एन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। एज एन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसका मतलब क्या, उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे नहीं लिखते। उसको बैलेंस शीट में कहां पे नहीं लिखते हैं, उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे नहीं लिखते हैं। वो एक ही रीजन की वजह से नहीं लिखते हैं, और वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है, बैलेंस शीट में हम यहाँ पे एसेट साइड पे नहीं लिखते हैं। वो एक ही रीजन है, क्योंकि उनकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हैं। अग्रीड है तो हाँ बोलोगे, नहीं है तो ना बोलोगे। तो सर क्या ऐसी कोई सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैं कि जिनको हम एज एन एसेट बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? हाँ, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे क्वेश्चन को, क्या ऐसी कोई सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैं सर कि जिसको हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट साइड, एज बैलेंस में एज एन एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? हाँ, है ना बेटा, क्यों नहीं है ना, 100% है। तो सर कोई एग्जांपल देके बता सकते हो? ये रहा ना, देखो ना, रिमेनिंग सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, उसमें क्या क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है, वेबसाइट आ जाती है, पेटेंट आ जाता है। तो ये जो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट का डिस्कशन है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, आपको कनेक्ट हो जाएगा। कौन सी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को एज एन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं? एज एन एसेट रिकॉग्नाइज न करने का मतलब ये हुआ कि हम बैलेंस शीट में उसको एसेट साइड पे नहीं लिखते हैं। उसके एग्जांपल में क्या आ गया, गुडविल आ गया, ब्रांड आ गया, मस्टर्ड्स आ गया, और क्या आ गया, कॉपीराइट आ गया। ये याद रखने का, ये याद रखोगे आप। तो ऐसी दूसरी सेल्फ जनरेटेड फिक्स एसेट्स हैं जिसको हम एज एन एसेट बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो ऐसी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को 2 फेज में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1, एंटिटी शुड क्लासिफाइज जनरेशन ऑफ एसेट्स इनटू 2 फेजेस। नंबर 1 रिसर्च फेज, कौन सा फेज आता है, रिसर्च फेज। एंड नंबर 2 कौन सा फेज आता है, डेवलपमेंट फेज। बताओ नंबर 1 कौन सा फेज आएगा? आप थोड़ा रिस्पॉन्ड करोगे बेटा। नंबर 1 कौन सा फेज आएगा? रिसर्च फेज आएगा। और हाँ हाँ बोलोगे तो एटलीस्ट बेटा मुझे समझ में आएगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन चलने वाला है, तो जस्ट से यस यस यस, ठीक है, कंटिन्यूस बोलते हो चलोगे। तो मुझे बताओ, एक रिसर्च फेज आएगा, दूसरा कौन सा फेज आएगा, डेवलपमेंट फेज आएगा, ठीक है। रिसर्च फेज का मतलब होता है प्लांट इन्वेस्टिगेशन विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज। प्लांट इन्वेस्टिगेशन विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज। सर एग्जांपल लेके समझा सकते हो? अरे बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, हम टकाटक क्लियर कर सकते हैं इसको। देखो आजकल कोरोना वायरस दिक्कत दे रहा है हमें, तो क्या लोग उसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या?
तो बेटा जब पहले वैक्सीन बनानी होती है ना, तो पहले क्या होता है पता है क्या? उसका रिसर्च होता है। रिसर्च होता है मतलब साइंटिस्ट बैठेंगे, एक एक ऑफिस में बैठेंगे, ग्रुप में बैठेंगे, पेपर वर्क्स करेंगे। वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे पता है क्या? वो अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंग वो सब फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, और वो थियोरेटिकली पहले सारी बातों को है ना, मतलब ये सब कन्विंस, थियोरेटिकली अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग जो आगे चल के जो वैक्सीन डेवलप करने वाले हैं, क्या वो जेन्युइन, वो रियलिटी में डेवलप हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मुझे बताओ, जब ये रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो रिसर्च का मतलब क्या होता है? प्लांट इन्वेस्टिगेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज। प्लांट इन्वेस्टिगेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज। मैं एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा कनेक्ट होगा। आपको पता है कि आज तो टेक्नोलॉजी देखो ना, बहुत टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रांग है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री के अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन, तो उसका एडवांटेज बहुत मिलता है। लेकिन मैं अगर बात करूँ ना, 2005 में एक E10 करके कंपनी आई थी, और E10 करके कंपनी ने उस टाइम पे सैटेलाइट कोचिंग स्टार्ट किया था। जहां पे हमारे पास 2G 3G भी नहीं था, 2G की स्पीड हुआ करती थी। इंटरनेट पे कौन सी स्पीड मिलती थी? 2G की स्पीड मिलती थी। आज तो 4G तक आ गया, 5G तक आ गए हम लोग। तो उस टाइम पे 2G की स्पीड हुआ करती थी। मतलब 50 Mbps 100 Mbps तो सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम पे। kbps में स्पीड हुआ करती थी। तो उस टाइम पे एक बंदे ने सोचा कि हम सैटेलाइट कोचिंग में आएंगे, हम ऑनलाइन कोचिंग में आएंगे। तो उसने सोचा, और उसने 1 साल तक रिसर्च किया। अब बताओ रिसर्च किया मतलब क्या? वो हर दिन बैठता था, ऑफिस में जाके बैठता था, कुछ लिखता था पेपर पे, सारे ड्राइंग्स बनाता था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे रिसर्च फेज कहते हैं। आपको नहीं लगता है रिसर्च करने का भी खर्चा आता होगा? हाँ सर, रिसर्च करने का खर्चा आता होगा। तो रिसर्च को कहते हैं प्लांट इन्वेस्टिगेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज। रिसर्च को हम क्या कहते हैं? प्लांट इन्वेस्टिगेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज। ध्यान रखना, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेरी बात को समझोगे। हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसी कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज एन एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? हाँ है। किसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ऐसी भी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर सेल्फ जनरेटेड है ना, तो सेल्फ जनरेटेड है तो उसको जनरेट करने के लिए पहले रिसर्च हुआ होगा, उसके बाद वो डेवलपमेंट फेज में आया होगा। तो रिसर्च करने के लिए भी कुछ एक्सपेंस हुआ होगा। तो मान के चलो कि जब E10 ने सोचा था कि हम लोग ऐसी कोई ऑनलाइन कोचिंग लेके आएंगे, तो उनके जो फाउंडर थे, वो इंजीनियर थे, उन्होंने रिसर्च किया 1 साल। तो उन्होंने 1 साल जो रिसर्च किया होगा, आपको नहीं लगता है उसमें खर्चा लगा होगा? तो वो 1 साल जो रिसर्च किया, उसमें जो खर्चा लगा था, उस एक्सपेंस को 100% कहां पे डेबिट कर देना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे डेबिट कर देना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे रिसर्च का मतलब होता है प्लांट इन्वेस्टिगेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यही सिखाता है, क्या सिखाता है कि आप जो भी करोगे उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, उसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करना है, उसको एज ए लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है, कि उसे एज एन इनकम रिकॉग्नाइज करना है। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलवेज क्या सिखाता है कि आप जो भी करते हो उसका रिकॉग्निशन करो। क्या करो? उसका रिकॉग्निशन करो। अब मान के चलो ना कि आप कुछ बच्चे वहां पे बैठ के, मान के चलो 100 बच्चे बैठ के लेक्चर्स देख रहे हैं, 100 बच्चे बैठ के लेक्चर्स देख रहे हैं, मुझे उनको रिकॉग्नाइज करना है। तो मैं किस तरह से रिकॉग्नाइज करूंगा कि 100 स्टूडेंट्स में से 60 बॉयज हैं तो 40 क्या है? गर्ल्स हैं। तो ये मैंने रिकॉग्नाइज किया बॉयज एंड गर्ल्स में। तो उसी तरह से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ऑलवेज रिकॉग्नाइज करता है चीजों को, बातों को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें ये सिखाता है, क्या हम सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को एज एन एसेट क्या बैलेंस शीट में लिख सकते हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? सेल्फ जनरेटेड है उसका मतलब आपने खुद ने बनाया, सेल्फ जनरेटेड है उसका मतलब आपने रिसर्च किया होगा, रिसर्च करने के बाद उसको डेवलप किया होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का कहना यह है कि रिसर्च का खर्चा जितना भी है ना, वो सब आप है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देना। अग्रीड हो इस बात से तो हाँ बोलोगे, नहीं तो आगे बढ़। अगर नहीं अग्रीड हो तो फिर मैं समझा के फिर आगे बढ़ता हूं।
If you agreed with this, please tell me yes. If you agreed with this, you please tell me yes. ओके, अग्रीड है। अब मुझे बताओ, रिसर्च फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद कौन सा फेज आएगा? उसके बाद डेवलपमेंट फेज आएगा। अब हमारे साइंटिस्ट ने बैठ के, अब मान के चलो ना, कोरोना वायरस का तो झमेला कब से चल रहा है, तो हो सकता है वर्ल्ड वाइड जो साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने पहले रिसर्च किया होगा, तो 1 महीना रिसर्च में गया होगा, मतलब पेपर वर्क में गया होगा। 1 महीना किस पे गया होगा? पेपर वर्क में गया होगा। उन्होंने सारे फॉर्मूले सब लगा के देखा होगा कि ऐसा फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करेंगे, ये इसमें ये मिक्स करेंगे, इसमें वो मिक्स करेंगे, इसमें ये केमिकल डालेंगे, इसमें ये केमिकल डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वो जो पेपर पे लिखा होगा ना, ये जो पेपर पे लिखा होगा ना, उसे क्या कहते हैं बेटा, पता है क्या? रिसर्च फेज कहते हैं। कौन सा फेज कहते हैं? रिसर्च फेज कहते हैं। और रिसर्च, उसमें भी तो खर्चा लगता है ना, उसमें भी तो एक्सपेंस लगता है। तो उस फेज का जितना भी एक्सपेंस आएगा ना, वो पूरा एक्सपेंस कहां पे डेबिट कर देना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, रिसर्च कंप्लीट होने के बाद डेवलपमेंट फेज आता है। और डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ गेन्ड नॉलेज। मतलब रिसर्च के टाइम पे आपने जो नॉलेज गेन किया था, अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है, उसको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। देखो, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। रिसर्च कंप्लीट हो गया, मान के चलो, मैंने वही कहा ना, ईटेन कंपनी ने 2005 में ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की थी, जब तो कोई सोचता भी नहीं था कि ऑनलाइन कोचिंग का ऐसा कोई मॉडल हो भी सकता है। तो ईटेन सीए ने उस टाइम पे शुरुआत कर दी थी, कि ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत कर दी थी। तो उस टाइम पे उनके जो मेन इंजीनियर थे, उन्होंने 1 साल बैठ के रिसर्च किया, उन्होंने पूरा पेपर वर्क कर लिया, बराबर है। अब उनको लगा कि मेरा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, तो आपको नहीं लगता है अब ये रिसर्च डेवलपमेंट में जाना चाहिए? तो रिसर्च डेवलपमेंट में जाना चाहिए, तो डेवलपमेंट करेगा, तो उस डेवलपमेंट में जाएंगे तो डेवलपमेंट का खर्चा आएगा ना। अब वो क्या करेंगे? जगह रेंट पे लेंगे, वहां पे क्या करेंगे? वहां पे सिस्टम लेके आएंगे, वहां पे कैमरा लेके आएंगे, सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, मतलब वो कारपेंटर को बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, मतलब ये सारी बातें जो है, ये डेवलपमेंट फेज है। कौन सा फेज है? डेवलपमेंट फेज है। फिर वो वहां बैठ के एनालाइज करेंगे, कैमरा यहाँ पे लगना चाहिए, फिर वो वहां बैठ के ये देखेंगे कि इसमें कितनी स्पीड का इंटरनेट लगना चाहिए, फिर वो वहां बैठ के ये भी चेक करेंगे कि सैटेलाइट कैसे रिसीव करेगा, और सैटेलाइट को, मतलब सिग्नल को रिसीव करने के लिए हमें एक्सटर्नली कौन से इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तो वो इक्विपमेंट्स को परचेज करेंगे, वो सब लेके आएंगे। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, ये कौन सा फेज हो गया? ये कौन सा फेज हो गया बेटा? ये तो डेवलपमेंट फेज हो गया। और डेवलपमेंट फेज को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ गेन्ड नॉलेज। उन्होंने 1 साल बैठ के जो रिसर्च किया था, उससे नॉलेज गेन किया था, उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें भी तो खर्चा लगेगा, उसमें भी तो खर्चा लगेगा। तो क्या कहता है, उस खर्चे को एज एन एसेट आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उस खर्चे को एज एन एसेट क्या कर सकते हो? आप बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। आप बैलेंस शीट में एज एन एसेट, एज एन इंटेंजिबल एसेट आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये सारी कंडीशन फुलफिल हो। ABCDE, प्रोवाइडेड ये सारी कंडीशन फुलफिल हो, तभी जाके वो जो डेवलपमेंट का खर्चा है वो बैलेंस शीट में एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज हो सकता है। रिसर्च का खर्चा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने क्या कह दिया कि रिसर्च का कोई भी खर्चा होगा वो तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस को ही डेबिट होगा। लेकिन रिसर्च के बाद जो आप डेवलपमेंट करोगे, तो वो डेवलपमेंट का जो भी खर्चा है वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉग्नाइज हो सकता है, प्रोवाइडेड ये सारी कंडीशन एक साथ फुलफिल हो। सर वो कंडीशन कौन सी है? नंबर 1, टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब मतलब टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसका मतलब क्या? मान के चलो उस इंजीनियर ने पूरा रिसर्च किया होगा, करेक्ट है, अब वो डेवलपमेंट फेज में आ गया, तो मतलब उस ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसको सर्टेन केबीपीएस का, सर्टेन एमबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उसको सैटेलाइट के लिए कुछ प्रोविजंस करना पड़ेगा, उसको सैटेलाइट के सिग्नल को रिसीव करने के लिए और कुछ टेक्निकलिटीज चाहिए। मतलब यहाँ से जाने के बाद, मतलब स्टूडेंट के पास जब जाएगा तो स्टूडेंट को वो स्मूथली स्ट्रीमिंग होना चाहिए, मतलब बीच में बफरिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सारी टेक्निकल फिजिबिलिटीज जो है वो प्रूव्ड होनी चाहिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट फॉर यूज और सेल। मैनेजमेंट का इंटेंशन होना चाहिए कि हम ये एसेट को कंप्लीट करेंगे। मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए? इंटेंशन होना चाहिए, ये एसेट को हम बना के कंप्लीट करेंगे, या तो यूज के लिए या तो सेल के लिए, या तो यूज के लिए या तो सेल के लिए। मैनेजमेंट हैज अप्रूव्ड इट्स डेवलपमेंट। मान के चलो इंजीनियर ने तो पूरा रिसर्च कर दिया, वो डेवलपमेंट फेज में आ भी गया,
लेकिन वो कहता है कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कहता है भले आप कर सकते हो लेकिन फिर भी नहीं करना है आपको। अगर मैनेजमेंट मना कर देगा तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब मैनेजमेंट का इसमें अप्रूवल होना चाहिए। डेवलपमेंट में किसका अप्रूवल होना चाहिए? मैनेजमेंट का अप्रूवल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? मार्केट शुड एग्जिस्ट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड एग्जिस्ट। मतलब उसका मार्केट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने तो प्रोडक्ट बना ली, ऑनलाइन मार्केट, आपने ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए आपने सारी फैसिलिटीज डेवलप कर दी और बाद में पता चला कि इसमें पढ़ने वाले कोई स्टूडेंट्स ही नहीं है, स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। उसका मार्केट होना चाहिए, उसका मार्केट होना चाहिए और उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी आने चाहिए। उसमें फ्यूचर से क्या आने चाहिए? इकोनॉमिक बेनिफिट भी आने चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि रिसोर्सेज शुड एग्जिस्ट। मतलब वो डेवलपमेंट करने के लिए टेक्निकल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो एमबीपीएस केबीपीएस की स्पीड का इंटरनेट चाहिए, बाकी सब जो टेक्निकलिटीज चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज भी होने चाहिए। मतलब ये प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए पैसा लगता है ना, क्या लगता है? पैसा लगता है। और मतलब काम करने के लिए और कोई लगते होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज लगते होंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज भी होने चाहिए ये डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन हियर। मैंने ये कहा कि सर्टेन सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आउटराइट रिजेक्ट करता है कि हम उसको एज एन एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और उसके एग्जांपल्स में आ गए गुडविल, ब्रांड, मस्टैड्स और आपका कॉपीराइट, ये उसके एग्जांपल्स में आ गए। लेकिन देयर आर सर्टेन सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स जिसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ऐसे सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ मतलब खुद ने जनरेट किया, उसे सेल्फ जनरेटेड कहते हैं। खुद ने जनरेट किया उसे सेल्फ जनरेटेड कहते हैं। तो उसमें क्या आ सकता है? सॉफ्टवेयर है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, पेटेंट है, ये खुद ने जनरेट किया है। तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ सकता है। लेकिन उसको दो फेज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि खुद जनरेट करेंगे तो रिसर्च होगा। तो रिसर्च फेज का जितना भी एक्सपेंस है, रिसर्च फेज का जितना भी एक्सपेंस है, वो रिसर्च फेज का पूरा एक्सपेंस कहां पे डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है। लेकिन रिसर्च के बाद डेवलपमेंट फेज में आता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि डेवलपमेंट फेज का जितना भी एक्सपेंस होगा वो कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज होगा बेटा। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है वो बैलेंस शीट में किसका पार्ट बनेगा? एसेट साइड का पार्ट बनेगा। रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का कहना यह है कि डेवलपमेंट फेज में जितना भी एक्सपेंस होता है वो सब क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज होगा। और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? वो आपकी बैलेंस शीट में किसका पार्ट बनेगा? एसेट साइड का पार्ट बनेगा। लेकिन वो कब बनेगा? तो ये पांचों पांच कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। मैंने एग्जांपल के साथ समझा दिया आपको। टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मिस्टर इंजीनियर ने अगर कोई डेवलपमेंट स्टार्ट करना है तो उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब उसको जो रिक्वायरमेंट है उतने केबीपीएस का, एमबीपीएस का इंटरनेट कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको उसी टाइप का सैटेलाइट मिलना चाहिए, उसको उसी टाइप के हिसाब से, मतलब जब सामने स्टूडेंट को जब रिले करेंगे तो बफरिंग नहीं होना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे। ये मतलब टीचर अगर स्टूडियो में खड़े रह के पढ़ाती है तो टीचर को तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जब तक वो बच्चों को डांट न दे। तो इसीलिए उसकी भी सुविधा उसने करके रखी थी कि उसने स्टूडियो में टीवी लगा के रखे थे ताकि बच्चों को वहां देख पाए, वो टीवी पे देख पाए, बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन बच्चों को टीवी पे देख पाए और टीवी पे देख के बच्चों को डांट पाए। तो ये बात, इसको कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। मतलब टेक्निकली ये सारी बातें पॉसिबल है। नंबर 2, मैनेजमेंट का इंटेंशन होना चाहिए कि ये इंटेंजिबल एसेट को हम कंप्लीट करेंगे फॉर यूज और सेल, या तो अपने यूज के लिए या तो सेल के लिए। थर्ड, मैनेजमेंट शुड अप्रूव इट्स डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट को मैनेजमेंट का अप्रूवल मिलना चाहिए। फोर्थ, मार्केट उसका एग्जिस्ट होना चाहिए। ऐसा ही नहीं हो कि हम कुछ डेवलप करने जा रहे हैं उसका मार्केट ही नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। एंड फिफ्थ, उसको बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज एग्जिस्ट होने चाहिए। वो फाइनेंशियल, टेक्निकल, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सारे अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि डेवलप करेंगे तो पैसा चाहिए, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। और उसकी टेक्निकलिटीज भी, टेक्निकली भी रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। अगर कोई ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है तो वो भी होना चाहिए। तो मुझे बताओ, डेवलपमेंट फेज में जितना भी खर्चा लगेगा ये कैपिटलाइज होगा। ये कैपिटलाइज होगा, उसका मतलब ये किसका पार्ट बनेगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड का पार्ट बनेगा। अब मुझे बताओ क्या लिखा है मैंने। बिटवीन डेवलपमेंट फेज
एंड एक्चुअल ऑपरेशन फेज। बेटा अभी तो डेवलपमेंट फेज में है ना, अभी तो सब डेवलप कर रहे हैं, मतलब वो इंजीनियर है ना, वो देख रहा है कि टीवी यहाँ पे लगाओगे, कैमरा यहाँ पे लगाएंगे, सैटेलाइट यहाँ पे लगाएंगे, बाहर एक एंटीना लगाएंगे, बाहर एक डिश लगाएंगे, बच्चों को डांटने के लिए यहाँ पे मतलब बच्चों को देखने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी यहाँ पे लगेगा, मतलब पोजिशनिंग यहाँ पे रहेगी, बोर्ड यहाँ पे रहेगा, मतलब ये यहाँ पे रहेगा, मतलब आई वुड रादर से राइटिंग पैड यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो कर रहा है ये सब क्या है, ये जो डेवलपमेंट फेज है, ये जो डेवलपमेंट फेज है। एक्चुअल ऑपरेशन तब स्टार्ट होगा जब ये डेवलपमेंट बेस में एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डेवलपमेंट बेस में, क्या हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। और डेवलपमेंट फेज के एक्सपेरिमेंट के बाद जब ऐसा लग रहा है कि ये सब बराबर है, परफेक्ट है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसका एक्चुअल ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो डेवलपमेंट फेज से लेके एक्चुअल ऑपरेशन तक जितना भी खर्चा होता है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड शुड बी क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज। जिसको नहीं समझ में आता है, कैपिटलाइज का मीनिंग ये होता है कि ये खर्चा बैलेंस शीट में किसका पार्ट बनेगा, एसेट साइड का पार्ट बनेगा। बिटवीन डेवलपमेंट फेज, ध्यान से पढ़ोगे वापस, बिटवीन डेवलपमेंट फेज एंड एक्चुअल ऑपरेशन फेज all expenses incurred should be capitalized, all expenses incurred should be capitalized। चलो अब मैंने यहां तक जो भी डिस्कशन किया मेरे बच्चों, अगर समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, धनाधन रिस्पॉन्ड करोगे। समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, धनाधन रिस्पॉन्ड करोगे। बस बाकी बच्चे भाग गए क्या, धोखा है कि भागा, पाजी है कि भाग गया, ओके पाजी भाग गया लगता है, हाँ ओके। बात समझ में आ गई कि आपको यहाँ पे ये मैंने क्या समझाया। नहीं नहीं नहीं, लर्न कुछ भी मत करो यार, डोंट लर्न एनीथिंग। अभी ये क्या 2-3 बार हम लोग करेंगे, मैं वापस 1-2 बार और रिवाइज करा दूंगा आपको। तो डोंट लर्न एनीथिंग, मगअप करने जाओगे तो कुछ नहीं होना है करके इसमें, करेक्ट है ना, डोंट मगअप एनीथिंग। लेकिन हाँ ये इस तरह से होता है, तो थोड़ा 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 भी ध्यान से सोचोगे ना, तो क्या आपको तो ऑब्जेक्टिव्स हैं यार, तो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो कुछ एक आध पॉइंट भी आ गया तो कनेक्ट कर जाओगे आप उसको, ठीक है ना। तो लर्न कुछ भी नहीं करना बेटा, लर्न करने जाओगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। पहले बताओ यहाँ तक हो गया, आगे पढ़ने की इच्छा है कि वाइंड अप करना है, आगे बढ़ने की इच्छा है कि वाइंड अप करना है। और बाकी बच्चे क्या सोच रहे हैं, डू यू वांट टू लर्न फर्दर कि वाइंड अप। साक्षी बोल रही है अभी फ्लो बना हुआ है, कोमल बोल रही है कि वाइंड अप करो। बाकी बच्चों का कहना क्या है, दर्शन बोल रहा है कैसे भी ओके, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं, अब है ही कितने बच्चे, 2-4 ही तो है। सर आप जैसे बोलो, आरती बोल रही सर आप जैसे बोलो। नहीं लेकिन दिमाग में जाना भी तो जरूरी है ना। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, कल वापस मिलेंगे। मैं है ना मेरे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं टाइम आपके ग्रुप पे डाल दूंगा बेटा, प्रेफरेबली इवनिंग वाला ही टाइम रखता हूँ, करेक्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ज़्यादा लेना है तो 2 घंटा पहले लिया, 2 घंटा बाद में ले लिया, तो क्या हो जाएगा ना, रात में ही रखो, रात में ठीक है। चलो ठीक है ना, हम लोग करते हैं, लेकिन हाँ मैं पीडीएफ भेजता हूँ आरती, डोंट वरी। तो क्या है, इस पे क्वेश्चंस भी हैं, आपके स्टडी मटेरियल में 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, वो तीनों तीन क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। और जो जो मेन पॉइंट याद रखना है, टेंशन बिल्कुल मत लो, इससे कोई रट्टा नहीं मारना है, इसमें कोई आपको लर्न नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं इन चीजों को 2-3 बार बता दूंगा, करेक्ट है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बस थोड़ा पढ़ लोगे ना, इज मोर देन सफिशिएंट। क्या ट्रांसफर प्राइसिंग क्लियर हो गया क्या आपको, और जितना मैंने अभी समझाया इनटेंजिबल एसेट्स को लेके, क्या इतना क्लियर हुआ क्या, अगर इतना क्लियर हुआ है तो विच इज मोर देन सफिशिएंट, तो उसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, और जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही करना, करेक्ट है, उससे ज्यादा एक भी वर्ड करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो पूरा कंफ्यूजन है, स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे एक भी वर्ड समझ में आने वाला नहीं है बेटा, ऐसा है करके, ठीक है। तो चलो विल सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, ठीक है, वापस से कल मिलते हैं। मैं देख लूँ, अभी मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, तो वापस कल मिलते हैं बेटा, ठीक। तो विल सी यू टुमारो, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर। मैं यहाँ पे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्या, स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है।